साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस बेहतरीन से लेक्चर में। हम लोग आज के इस लेक्चर में जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि भारत में मुस्लिम आक्रमण कैसे हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि भारत में आक्रमण से पहले जो इस्लाम का उदय हो रहा है, वो इस्लाम का उदय कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है। तो इस्लाम के उदय पर हमने सारा डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। इससे पहले वाले लेक्चर में आप उसे देख सकते हैं एकदम आराम से। और इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, भारत में इस्लामिक आक्रमण, स्पेशली अरब आक्रमण और तुर्कीज इन्वेजन, यानी कि तुर्कों का आक्रमण और अरबों का आक्रमण हम इसमें देखेंगे। और कहाँ तक देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर के मोहम्मद गोरी के आक्रमण तक। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद ही भारत में आप देखेंगे, उसकी मृत्यु के बाद तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। यानी कि आपका जो अगला लेक्चर आपको मिलेगा वो मिलेगा दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुगल, और मुगलों के बाद लेटर मुगल के बाद आपका मेडिवल समाप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को, देखते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ। सबसे पहले बात आती है कि हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो हमें जो जानकारी मिलती है भारत पर मुस्लिम आक्रमण की, वो जानकारी मिलती है चचनामा से। कहाँ से? चचनामा से। और चचनामा क्या था? चचनामा जो है एक आपको पुस्तक, एक डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाली किताब है, जिसका नाम चचनामा क्यों पड़ा? क्योंकि ब्राह्मण वंश का जो शासन था, जिसका संस्थापक चाच था, तो इसी चाच के नाम पर चचनामा पड़ा। यानी कि जो ब्राह्मण डायनेस्टी थी उसका रूलर था सिंध के रीजन का, जिसका नाम चाच था। और इसी का पुत्र कौन था? दाहिर। दाहिर। तो दाहिर आप पढ़ेंगे, जब मोहम्मद बिन कासिम अटैक कर रहा है तो दाहिर वाज रूलिंग ओवर देयर। तो यही आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा कि जो चचनामा टेक्स्ट था, वो चचनामा उसका नाम क्यों पड़ा? चाच के नाम पर, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्राह्मण डायनेस्टी, राइट। ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप के साथ साथ अरब है पूरा, इराक, ईरान, सीरिया, सऊदी अरबिया वाला पूरा रीजन आप देख सकते हैं। यानी कि आपको ये समझना है कि किस प्रकार से सऊदी अरबिया के मक्का और मदीना जैसे जगह से यहाँ से इस्लाम निकलता है, और किस प्रकार से यहाँ इंडिया के इस रीजन पर सबसे पहले अटैक करता है, सिंध वाले रीजन पर। तो आप पहले तो ये समझना कि इंडिया का सिंध रीजन कौन सा है। तो इधर पंजाब है, पंजाब के बाद इधर सिंध का रीजन है, फिर गुजरात का रीजन है, फिर मराठा का रीजन है। आप पढ़ते होंगे पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, अक्सर आपने सुना होगा इस क्रोनोलॉजी में। तो ये पंजाब है, ये सिंध है, ये गुजरात है, ये मराठा है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो भारत में पहली बार जो इस्लामिक इन्वेजन हो रहा है, इस्लामिक अटैक हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है? सिंध वाले रीजन से। और किस रीजन से हो रहा है? अरब के रीजन से हो रहा है। यानी कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? अरब कर रहे हैं। ध्यान देंगे, जो इधर से आएंगे सेंट्रल एशिया की तरफ से, तुर्कमेनिस्तान या किर्गिजिस्तान, इस रीजन से जो आ रहे हैं, ये तुर्क आक्रमण कहा जाएगा। यानी कि भारत पर इसके बाद तुर्कों का आक्रमण होगा। और जो मुगल आएंगे वो अपने आप को कुछ मंगोल और कुछ तुर्क दोनों का कॉम्बिनेशन मानते हैं। तो इस प्रकार से आप समझेंगे, ठीक है। यानी कि भारत में तुर्क डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, और मुगलों के टाइम पर तुर्क और मंगोल दोनों का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा उनकी सैन्य व्यवस्था में या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। और शुरुआत करेंगे तो क्या समझ आ रहा है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हो रहा है वो अरबों की तरफ से हो रहा है, ठीक है। तो होप आपको मैप समझ में आ रहा होगा। और मैंने कई बार अपनी प्रैक्टिस क्लास में भी बताया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देखें, उसको फॉलो करें प्रैक्टिस सीरीज में, कि हिंदुस्तान में इधर से आने का उस टाइम पर साथियों ना कोई हवाई जहाज था ना कोई जल मार्ग था, क्योंकि इधर से कोई जल मार्ग तो दिखाई नहीं दे रहा है और हवाई जहाज की खोज ही नहीं हुई थी। तो मुख्यतः जो आने जाने के रास्ते थे सैन्य टुकड़ी के, वो सैन्य टुकड़ी किस पर डिपेंड थी? हाथी घोड़ा और पैदल सैनिक पर। और वो पहाड़ियों के बीच से जो माउंटेन पासेस हैं, स्पेशली 3 माउंटेन पासेस पर हम बात करेंगे, गोमल पर, बोलन पर और हिंदू कुश की पहाड़ियों में जो खाइबर पास है उसमें। यानी कि खाइबर दर्रा, गोमल दर्रा और बोलन दर्रा, इन तीनों से इधर से इन्वेडर आएंगे, चाहे वो टर्कीज इन्वेडर होंगे चाहे वो अरब इन्वेडर होंगे। बात आपको समझ में आ रही होगी मेरी ये, क्योंकि ऑलरेडी भारत इधर हिमालय से सुरक्षित था और इधर समंदर से सुरक्षित था। तो जितने भी आक्रमणकारी आएंगे वो सब इधर से ही आएंगे। तो या तो वो सिंध वाले रीजन पर इंटर करेंगे, जो जो अरब की तरफ से आएंगे वो लोअर पार्ट सिंध और मुल्तान रीजन पर इंटर करेंगे, और जो इधर अफगानिस्तान की तरफ से इधर से इंटर करेंगे वो इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर वाला जो रूट है उधर से इंटर करेंगे, ठीक है। एनी हाउ हिंदुस्तान में एंट्री करने का यही 2 रूट दिखाई देता है जहां से इन्वेजन होगा। उम्मीद कर रहा हूं बात आपको समझ आ रही होगी मैप का। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से पहली बार भारत पर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया। मोहम्मद बिन कासिम का जो अटैक हो रहा है, देखिए, सबसे पहले 711 712 एडी का टाइम है, और एक बड़ी सी सेना लेकर के, जिसमें ऊंट भी हैं, घुड़सवार भी हैं और पत्थर फेंकने वाले भी हैं। पत्थर फेंकने वालों को मंजानिक और नौफ्ता कहा जा रहा है।
ये सब लेकर के बड़ी सी सेना लेकर के कहाँ अटैक करता है, सिंध में अटैक करता है, सिंध वाले रीजन पर अटैक करता है। और सिंध का रीजन कहाँ, हमने आपको बताया अभी मैप में आपने देखा होगा, ठीक है। और सिंध की जो राजधानी थी देवल, देखिए ये नोट्स हमें बड़ा सिस्टमेटिक लिखवाया है, आप एकदम से इस नोट्स का पीडीएफ भी इसी वीडियो के जस्ट बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पीडीएफ से आप अपने चाहे तो अपने पॉइंटर नोट्स भी बना सकते हैं अपनी भाषा में भी। एक्चुअली ये मेरा क्लास नोट्स है जो मैंने ऑफलाइन में भी लिखवाया है, तो सेम एज इट इज हमने उसी को आपके सुविधा के लिए एकदम पॉइंटर फॉर्म में ला करके ऑनलाइन में भी आपके लिए प्रिपेयर कराया है। अब इसमें खास बात क्या होगी कि आपको इसके अलावा कहीं और नोट्स नहीं ढूंढना है, काफी सिस्टमेटिक नोट्स लिखा हुआ है और इसकी सारी लाइनों को मैं समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा कंटेंट को लेकर के या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर के, ठीक है। तो जब ये अटैक करता है तो सिंध का जो राजधानी था देवल, जिसे हम कहते थे देवल या दाभोल भी कहते थे, यहाँ इस पर इसने कंट्रोल पा लिया, यानी कि यदि इस राजधानी पर कंट्रोल पा लिया तो सिंध क्षेत्र पर कंट्रोल तो हो ही गया है। और यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम क्या इंपोज किया, जजिया इंपोज किया। कहाँ पर, सिंध की राजधानी देवल वाले क्षेत्र में, यानी कि भारत में पहली बार जजिया लगा रहा है मोहम्मद बिन कासिम। इसी के साथ जो और दूसरे क्षेत्र थे जैसे कि निरून था, सेसवान था, सीसम था, इन सब पर भी इसने अटैक कर लिया। और एक युद्ध हुआ दोनों के बीच में 712 में, जिसका नाम था राबर का युद्ध, और राबर के युद्ध में राजा दाहिर मारा गया। खास बात क्या है कि राबर के युद्ध में राजा दाहिर मारा तो गया, लेकिन अब जो दाहिर की फैमिली थी, जो हिंदू रूलर दाहिर था, उसकी जो फैमिली थी वह मजबूर थी, या तो उसे इस्लाम एक्सेप्ट करना पड़ेगा और या तो वो भी मारे जाएंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि आगे चल करके दाहिर के बेटे ने इस्लाम को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम का एंट्रेंस या इंट्रोडक्शन जो दिखाई दे रहा है, भारत में इस्लाम का जो परिचय हो रहा है, भारत में इस्लाम का जो आगमन हो रहा है, भारत में इस्लामिक बस्तियां जो बनने लगेंगी, वो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के साथ बनने लगेंगी। लेकिन ध्यान रहे, इस्लामिक रूल जो इस्टेब्लिश होगा वो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद इस्टेब्लिश होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और मेरी बात जहां ना समझ में आए आप आराम से कमेंट करके बताइएगा। हमने कहा कि दाहिर का पुत्र था जय सिंह और इसने क्या स्वीकार कर लिया, इस्लाम स्वीकार कर लिया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर अटैक किया और मुल्तान जीत लिया, तो मुल्तान से उसको बहुत ढेर सारा सोना मिला। कहां से, मुल्तान से, है ना, सिंध और मुल्तान, तो मुल्तान जो रीजन था वहां से उसको बहुत ढेर सारा सोना मिला। और इस सोना प्राप्त करने के कारण ही उसने मुल्तान को गोल्डन सिटी नाम दिया था। गोल्डन सिटी आप देख सकते हैं, तो ही कॉल्ड मुल्तान एज गोल्डन सिटी। तो एग्जाम में सवाल पूछते रहते हैं कई बार प्रीलिम्स के अंदर कि गोल्डन सिटी उसने किसको कहा था, मोहम्मद बिन कासिम ने, तो आंसर होगा मुल्तान को। जब मुल्तान उसने जीत लिया तो उसके बाद उसने जो गंगा का और यमुना का दुआब था, यानी कि मुल्तान जीतने के बाद हर व्यक्ति के मन में आता है कि हम क्यों ना मेन स्ट्रीम इंडिया में चलें, यानी कि जो दिल्ली और उसके आसपास के रीजन है उस पर भी हम मिशन कायम करें। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि प्रोडक्टिव रीजन है, यहाँ पर रिचनेस बहुत ज्यादा होगी, लोगों के पास धन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि फर्टाइल लैंड में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, और एग्रेरियन सोसाइटी के कारण लोगों के पास अनाज के कारण लोगों के पास संपन्नता और समृद्धि बहुत ज्यादा होगी। तो एक तरफ उधर इंडस का प्लेन, सिंधु नदी की घाटी, वहां पर जो उत्पादन है वो एरिया रिच होगा, और साथ में इधर जो गंगा और यमुना के बीच का दुआब है ये एरिया रिच होगा उस टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर मेन ऑक्यूपेशन या मेन जो हमारा व्यवसाय था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। तो उसने कन्नौज को जीतने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन सफल नहीं हो पाया, ठीक है। और इसी के साथ एक छोटी सी कहानी है जो आपको कई सारी किताबों में मिलेगी कि मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध जीत करके गया, एक्चुअली मोहम्मद बिन कासिम को भेजा किसने था, अरब से एक शासक हज्जाज था, हज्जाज ने भेजा था कि जाओ सिंध से जीत करके लाओ। तो जब ऐसे शासक मिशन पे जाते थे ना, तो बहुत कुछ वहां से जीत के लाते थे जो गिफ्ट देते थे शासक को, उसमें से दास और दासियां भी थी। तो कहानी ये कहती है कि मोहम्मद बिन कासिम 2 दासियों को ले गया था अपने शासक के लिए गिफ्ट करने के लिए, लेकिन शायद शासक को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसे ऐसा डाउट हुआ कि शायद ये दासियां पहले मोहम्मद बिन कासिम की माशूका रही हैं या उनके साथ रही हैं। इस वजह से वो नाराज होकर के किसी जेल में, मेसोपोटामिया की जेल में उसको भिजवा देता है और वहीं पर उसकी मृत्यु होती है। कुछ इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि उसने ही मृत्यु की सजा दे दी थी, हज्जाज ने ही। तो ये आप मतलब एनी हाउ मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु तो जेल में होती है, तो क्लियर है, लेकिन किस कारण से होती है बहुत स्पष्ट नहीं है, ना ही उस स्पष्टता का विश्लेषण करना है। मिला जुला करके ये समझना है कि आप चाहे जितने भी योग्य अधिकारी हों, यदि आपने राजा के मन को दुखी किया, शासक के मन को दुखी किया, तो हो सकता है कि आपका राजा या आपका अधिकारी आपसे खुश ना रहे, भले ही आप उसको कुछ भी ले आके दे दें। इसीलिए
हमेशा अपने विल पे काम करिए, कोशिश करिए कि चाटुकारिता ना करनी पड़े किसी की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आते हैं सीधे सीधे देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ सिंध के देवल राजधानी पर, क्या हाथ लगा वो सब हमने बताया, बहुत कुछ मिला, इस्लाम आ रहा है भारत में, इससे और क्या क्या प्रभाव पड़ा वो आपको समझिए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि अफ्रीका और अरब के साथ व्यापार के मार्ग बढ़ गए, यानी कि अफ्रीका और अरब के साथ व्यापारिक मार्ग बढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप देखेंगे तो जो भारत के वैज्ञानिक हैं, ये इराक मतलब एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाएगी, मतलब यहाँ भारत से अफ्रीका, भारत से अरब लोग आने जाने लगेंगे, तो इस वजह से क्या होगा कि भारत के लोग वहां बगदाद जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, हमने आपको बताया कि जो भारतीय अंक प्रणाली थी, जैसे कि वर्गमूल, घनमूल, दशमलव पद्धति, ये सब अरब इससे परिचित होंगे और इसी को वो नाम देंगे हिंदसा, यानी कि हिंद का ज्ञान। तो अब हिंद का जो ज्ञान है वो पहुंचेगा अरब में और फिर वो अरब से यूरोप की तरफ भी ले जाएंगे। तो हिंदसा इंडो अरबिक न्यूमेरिक सिस्टम की बात करता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आता है कि हिंदसा क्या था, तो ये एक प्रभाव ये पड़ा। और साथ में सिंध में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ, हमने आपको बताया, और इसके साथ ही साथ मुल्तान और मंसूरा में मुस्लिम बस्तियां बनाई गई, और मंसूरा जो था वो सिंध में अरबों की राजधानी बनी, यानी कि सिंध में, सिंध की राजधानी देवल या दाभोल थी, लेकिन अरबों की राजधानी क्या बनी, मंसूरा बनी। ये आपके एग्जाम में सवाल कई बार पूछा गया है कि सिंध क्षेत्र में अरबों की राजधानी कौन सी बनी, तो मंसूरा बनी। ठीक है, और इसके बाद अब जो अहम अटैक आप देखेंगे, अब तुर्क अटैक, अरब अटैक आपने देख लिया, अब आप तुर्क अटैक देखेंगे। तो तुर्क अटैक में सबसे बड़ा नाम क्या आता है आपके सामने, सबसे पहले महमूद गजनी, और फिर नाम आता है मोहम्मद गोरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर है टाइपिंग में, मोहम्मद गजनी नहीं, इसको महमूद गजनी कहा जाता है। तो महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी। तो क्या है महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी के अटैक में डिफरेंस, और कैसे ये अटैक करते हैं, कैसे इस्लामिक रूल को भारत में स्टेब्लिश करते हैं, समझते हैं हम लोग। ठीक है, जहां तक हम बात करेंगे महमूद गजनी की, तो महमूद गजनी के आक्रमण का जो उद्देश्य है वो भारत में इस्लाम स्थापित करना नहीं है। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ महमूद गजनी टू अटैक ऑन इंडिया वाज नॉट द इस्टेब्लिश टू इस्लाम, राइट। क्या उद्देश्य था, लूटना, अधिक से अधिक लूटना, इस्लाम को स्थापित करने का उद्देश्य लेकर के जो अटैक करता है वो मोहम्मद गोरी करता है। तो आपके ध्यान में रहना चाहिए कि इन तीनों में से, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी और मोहम्मद गोरी में से, यदि आपसे सवाल ये पूछा जाए कि किसने भारत में इस्लामिक शासन के स्थापित करने के उद्देश्य से आक्रमण किया था, आंसर होगा मोहम्मद गोरी। आइए देखते हैं, भारत पर जब बात करी जाएगी पहले मुस्लिम आक्रमणकारी की, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कहां से आया था, अरब से आया था। वो अरब, यानी भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरब से हो रहा है, फर्स्ट मिशन। इसके बाद हम बात करें कि तुर्क आक्रमणकारी की बात करें, तो तुर्क आक्रमणकारी सबसे पहले सुबुक्तगीन था। ध्यान दीजिएगा, सुबुक्तगीन। लेकिन सुबुक्तगीन के आगे आपको देखने को मिल रहा है क्या, मोहम्मद गजनी या महमूद गजनी, है ना, महमूद गजनी या मोहम्मद गजनी। और 962 से 977 का आपको टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग पहले समझते हैं कि ये गजनी क्या है। तो देखिए, गजनी की यदि हम बात करें तो समझ में आपको आना चाहिए कि 932 ईस्वी में अलब्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी कि गजनी एक साम्राज्य था जो आज का अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में ये लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। गजनी को किसने स्टैब्लिश किया, एक जो तुर्क सरदार था उसने स्टैब्लिश किया। ईयर क्या था, 1932। और इसी गजनी वाले क्षेत्र पर महमूद गजनी का कंट्रोल होगा। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। अलब्तगीन का गुलाम तथा दामाद, सामान्यतः आप पढ़ेंगे इस्लाम के अंदर कि जो गुलाम थे यदि वो अच्छे थे, ताकतवर थे, तो सामान्यतः वही दामाद भी बनते रहे हैं। तो अलब्तगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था, सुबुक्तगीन, मतलब इसका स्लेव भी था और सन इन लॉ भी था। 977 में गजनी की गद्दी पर बैठा और इसी ने क्या करा, यामिनी वंश की स्थापना करी, यानी कि ही फाउंडेड द यामिनी डायनेस्टी। और इसी का पुत्र था कौन, महमूद गजनी। यानी कि महमूद गजनी की ओरिजिन को हम यदि ट्रैक करें तो वो पुत्र किसका निकल करके आ रहा है, सुबुक्तगीन का, राइट। अब महमूद गजनी जब आ रहा है, कॉमन सेंस है कि जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाएगी 979 में, इसके बाद चूंकि
कॉमन सेंस है कि जो ज्यादा ताकतवर होगा, हो सकता है कि पिता ने उसको, समझदार बेटे को या ताकतवर बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया हो। लेकिन जिसकी तलवार में ताकत होगी, इस्लाम में खास करके अफगानिस्तान वाले रीजन में रूल तो वही करेगा। आप भी जानते हैं इस्लामिक रूल की क्या स्थितियां हैं, खास करके अफगान रूल में तो तलवारें ही चलती हैं। तो उसने यानी कि सुबुक्तगीन ने इस्माइल छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया था, परंतु महमूद गजनी ने क्या किया, षड्यंत्र करके इस्माइल की हत्या करा दी, यानी कि कॉन्स्पिरेसी करके इस्माइल को किल करा दिया। अब कौन बचा, महमूद गजनी बचा। और एम्बिशन, महत्वाकांक्षा से भरा हुआ महमूद गजनी अब सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन को लेकर के आगे बढ़ेगा। कैसे, 27 वर्ष का महमूद गजनी 998 में शासक बनेगा। कहाँ का, गजना का, गजना कह लीजिए, गजनी कह लीजिए। और इसके बाद अर्ली यंग एज 27 वर्ष का लड़का जब शासन में आएगा तो उसकी महत्वाकांक्षाएं होंगी बहुत कुछ पा लेने की। और उस बहुत कुछ पा लेने की चाह में, चूंकि यामिनी डायनेस्टी थी, तो महमूद गजनी को टाइटल्स भी मिली थी, यामीन उद दौला की मिली थी, यामीन उल मिल्लाह की मिली थी। तो आपके एग्जाम में जब ये सवाल आएंगे कि महमूद गजनी को टाइटल क्या मिली थी, तो आप यामीन उद दौला पूछने का सिर्फ ये कंसर्न है कि आपको ये बताना है कि वो किस डायनेस्टी से था, तो आंसर होगा वो यामिनी डायनेस्टी से था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसके बारे में और क्या कहा गया, इसे इस्लाम का नायक कहा गया, इसे गाजी कहा गया, हीरो ऑफ इस्लाम। गाजी, गाजी मतलब क्या था, जो धर्म पर विजय प्राप्त कर रहा है, यानी धर्म विजय, यानी कि इस्लाम को आगे बढ़ाएगा और इस्लाम को एक इस्लामिक रूल को एस्टेब्लिश करने की टेंडेंसी, या आप कह सकते हैं कि इस्लाम को आगे बढ़ाने पर हर जगह धार्मिक विजय प्राप्त कर लेगा, ऐसा इसे गाजी कहा गया। और साथ में सुल्तान ए आजम भी कहा गया। सुल्तान ए आजम यही एक ऐसा व्यक्ति था जिसको सबसे पहले सुल्तान की उपाधि मिली थी। सुल्तान की उपाधि कैसे मिलती थी, हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि शरीयत के अनुसार ना कोई सुल्तान है, ना ही कोई सल्तनत है, लेकिन जब आप कहीं जाएंगे और वहां पर रूल स्टैब्लिश करेंगे तो खलीफा आपको सुल्तान की उपाधि देगा। खलीफा आपको टाइटल्ड करेगा कि नाउ यू आर द सुल्तान ऑफ द पर्टिकुलर सल्तनत। ठीक है, तो गजनी, महमूद गजनी को ही सबसे पहले सुल्तान की उपाधि मिली थी। अब इंडिया चूंकि रिच था, मैंने कहा कि देखिए इंडिया का खजाना हमेशा से भरा रहा। कारण ये था कि यहाँ पर जो फर्टाइल नदियां हैं, जो उत्पादन वाले क्षेत्र हैं, वहां से बहुत ही फर्टाइल नदियां, कहने का मतलब ये है कि वो लैंड को फर्टाइल बना देती हैं फ्रेश वाटर से। लाइक गंगा है, यमुना है, इंडस है, सतलज है, ये नदियां काफी बड़ा मैदान बनाती हैं जिसमें प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से यहाँ के लोग हमेशा से रिच रहे हैं, उनकी तुलना में जो रेगिस्तान में पले बढ़े लोग थे। ठीक है, तो अटैक कहां पर होगा, यहीं पर। आप देखें 1000 से लेकर के 1027 एडी के बीच 17 बार आक्रमण किया गया। कितनी बार आक्रमण किया गया, 17 बार आक्रमण किया गया। और इन आक्रमण में से, ध्यान से समझिएगा, इन आक्रमण में से जो कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले 1000 ईस्वी में आक्रमण हो रहा है, कहां पर, काबुल के क्षेत्र में। और काबुल के क्षेत्र में जो रूल कर रहे हैं उनको शाही कहा जा रहा है, यानी कि शाहीज का रूलर है काबुल के एरिया में। और इनकी जो राजधानी है वो वहिंद है। क्या है, वहिंद। और शासक यहाँ का कौन होगा, जयपाल। ये क्वेश्चन आता है, पहला अटैक यहाँ पर होता है इस रीजन में महमूद गजनी का। इसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट अटैक है उसमें 1004 में मुल्तान पर अटैक करता है। 1004 में मुल्तान पर अटैक है। 1010 में नागरकोट पर अटैक है। और नागरकोट में ही आप देखेंगे, नागरकोट वाले अटैक को ही तलवाड़ी का युद्ध कहा जाता है, जो हिंदू मुस्लिम बैटल आप कह सकते हैं, तलवाड़ी का युद्ध। कई बार एग्जाम में आपकी क्रोनोलॉजी के लिए पूछा गया है, तो तलवाड़ी का युद्ध 1010 दिखाई देता है हमें महमूद गजनी के टाइम पर। 1018 में आप देखेंगे तो यहाँ बरन, बुलंदशहर, आप देखिए गंगा यमुना के मैदान की तरफ बढ़ रहा है कौन, महमूद गजनी। और यही वाला रीजन है जहां पर खूब प्रोडक्टिविटी है और यहाँ से ढेर सारा धन संपदा मिलेगा, है ना। मथुरा, वृंदावन, कन्नौज, ये पूरे रीजन पर अटैक कर रहा है। और यहाँ का राजा राजपाल, है ना, राजपाल, यहां पर हमला होता है। 1019 कलिंजर वाला रीजन, जो बांदा वाला रीजन है, यानी कि अब आप देख सकते हैं यूपी का पूरा, जो वेस्टर्न यूपी का पूरा रीजन है, ये कवर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 1025 ये गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर राजा कौन था, भीम प्रथम। और इसके बाद जब यही लूट करके जा रहा था सोमनाथ मंदिर, तो उस समय जाटों ने इसके ऊपर अटैक किया था
और जाटों से बदला लेने के लिए जाटों के ऊपर दोबारा अटैक करता है 1027 में लौट करके, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी थक जाता है या बीमार हो जाता है, आप कह सकते हैं कि, या बहुत ज़्यादा लूट चुका रहता है। ओवरऑल इसकी मृत्यु आ चुकी रहती है और 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। तो आपने क्या देखा, कुल 17 बार अटैक करने के बावजूद भी महमूद गजनी ने भारत में इस्लाम को स्थापित नहीं किया, बल्कि सारा प्रयास किस पर था, लूटने पर था। ठीक है, लूटने पर था। इस प्रकार हम कंक्लूड कर सकते हैं कि महमूद गजनी का भारत पर जो अटैक था वो इस्लाम को स्थापित करने के लिए नहीं था, किस पर था, लूटने पर था। और एक प्रश्न आपसे अक्सर पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण इसने किया था, तो मंदिर डैमेज हो गया था, उस मंदिर का पुनरुद्धार किसने कराया था, तो भीम प्रथम ने कराया था। और भीम प्रथम चालुक्य शासक था, चालुक्यों का शासन यहाँ पर था। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं महमूद गजनी के दरबार के बारे में। यहाँ से डायरेक्ट सवाल आपकी परीक्षाओं में आते हैं। और साथियों खास बात क्या है कि जो सवाल आते हैं वो थोड़े कनेक्टिंग होते हैं। जैसे जब क्रोनोलॉजी के सवाल पूछे जाते हैं तो आपको पूरा याद होना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक, जो भारत में पूरा इस्लामिक एक एरिया दिखाई देता है, यहाँ पर कौन सा यात्री कब आया, कौन सी किताब लिखी गई, क्योंकि वो सब आपस में मर्ज करके पूछते हैं। पूरा का पूरा हिंदुस्तान में भारत में पहला इस्लामिक आक्रमण से लेकर के और बहादुर शाह जफर तक वो मान के चलते हैं एग्जामिनर्स कि ये हम पूरा मेडिवल हिस्ट्री में कवर करके इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर तारीख ए यामिनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यामिनी? आई हैव टोल्ड यू, यामिनी डायनेस्टी थी। तो तारीख ए यामिनी का मतलब ये लिखा था अबू नस्र उतबी ने। तो उतबी के नाम से परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तारीख ए यामिनी किसने लिखा था। तो तारीख ए यामिनी मतलब यामिनी डायनेस्टी का पूरा ब्यौरा इसके अंदर मिलेगा, और ये लिखा था किसने, अबू नस्र उतबी ने। ख्वाजा अहमद ने क्या किया, ख्वाजा अहमद महमूद गजनी के वजीर थे। तो एक सवाल सीधे सीधे ये भी पूछता है कि महमूद गजनी का वजीर कौन था। इसके बाद एक काफी अच्छा प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि शाहनामा का लेखक कौन था। तो शाहनामा चूंकि गजनी वंश के बारे में आपको डिटेल बताता है और ये फारसी भाषा में लिखा गया था, इसीलिए आपको याद रखना है कि इसका जो लेखक वो था फिरदौसी। कौन था, फिरदौसी शाहनामा का लेखक था। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में जो आता है वो किताबुल हिंद के बारे में आता है कि किताबुल हिंद किसने लिखा था। तो अल बिरूनी या अल बरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद। किस भाषा में, अरबी भाषा में। ठीक है, अब हम अल बरूनी की बात करें तो इनका जो उपनाम था वो अबू रिहान था, अबू रिहान, राइट। और इस पुस्तक को आप तहकीक ए हिंद भी कह सकते हैं, अबू रिहान या तहकीक ए हिंद। इनको उपाधि दी गई थी बनारस के पंडितों द्वारा विद्यासागर, क्योंकि ये संस्कृत बहुत ज्यादा जानता था और भी कई भाषा। मिन मकाला भी कहा गया। कहाँ जन्म हुआ था, ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आया। तो खीवा रीजन था सेंट्रल एशिया में, ख्वारिज्म जगह थी, ख्वारिज्म के खीवा में इसका जन्म हुआ था। और 1048 में इनकी डेथ होती है। ये खास पॉइंट है, याद रखिएगा। जैसे आपसे यदि प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास हमें पता चलता है किताबुल हिंद से, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि किताबुल हिंद दिल्ली सल्तनत का इतिहास कैसे बताएगी जब दिल्ली सल्तनत स्थापित ही नहीं है, यानी कि स्टैब्लिश ही नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इस पुस्तक के अंदर दिल्ली सल्तनत का इतिहास मिले। इसी को दूसरे रूप में समझिए कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है किताबुल हिंद से। सो हाउ इट इज पॉसिबल कि किताबुल हिंद का जो लेखक है उसकी डेथ हो जा रही है 1048 में। तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि वो मोहम्मद गोरी के अटैक को इसमें बता पाएगा। वो एक्सप्लेन किसको करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा महमूद गजनी को, है ना। ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब जो समय काल है वो जोड़ करके समझना पड़ता है कि क्या चल रहा था। ठीक है, आइए थोड़ा और समझते हैं कि अल बरूनी के बारे में कहा जाता है कि वह पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता व पुराण का अध्ययन किया। गीता व पुराण का अध्ययन किया। और ध्यान देंगे कि इस पुस्तक को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। किस पुस्तक को, जो हमने बताया आपको, जो पुस्तक थी किताबुल हिंद। अब सवाल इस बात का है कि आप में से कुछ इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स होते हैं। देखिए, मैं इस बात को भली भांति समझता हूं कि कुछ विषयों में, जैसे कि हिस्ट्री एक उसमें से एक है, कहानी आप हिंदी मीडियम में समझें, कंटेंट आपको मैं बाइलिंगुअल दे ही रहा हूं, और बीच बीच में टर्मिनोलॉजी जहां मुझे लगेगा कि ये टर्मिनोलॉजी हिंदी और इंग्लिश की वजह से आपको समझ में नहीं आएगी, उसे मैं इंग्लिश में वेल एक्सप्लेन कर दूंगा। आप उसके लिए बिल्कुल भी तनाव ना लें। कहानी को समझिए, MCQ हिट करिए, प्रीलिम्स का काम होगा। और मेंस में जब लिखने की बात आती है तो वहां पर फ्लेयर जनरेट करने के लिए आपके पास आंसर राइटिंग हम कराते हैं, पर्याप्त समय भी रहता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो इवोल्का और किताब सैदना,
ये भी किताबें थी अल बरूनी की। ठीक है, थोड़ा सा किताबुल हिंद के बारे में हम और जानकारी आपको देते हैं, क्योंकि किताबुल हिंद पर लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कि 1030 के आसपास लिखी गई। इसका मतलब ये है कि महमूद गजनी का जो मृत्यु का वर्ष है, लगभग उस टाइम पर ये किताब लिखी जा रही है। तो महमूद गजनी ने जो भी मिशन चलाए होंगे वो सारा इसमें इंक्लूड कर लिया गया होगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर प्लेटो और अरस्तु के बारे में भी लिखा गया है। जो प्लेटो और अरस्तु एक द फिलोसोफर्स थे आपके, इनके बारे में भी कौन लिखता है? महमूद गजनी लिखता है। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखेंगे यदि हम बात करें तो इसके अकॉर्डिंग भारत में यह बताता है, कौन बताता है? जो आपका किताबुल हिंद का ऑथर है अल बरूनी, वो बताता है कि भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चतुर्वर्ण व्यवस्था यानी कि जो कास्ट सिस्टम है, 4 कास्ट सिस्टम है, वो भारत में एग्जिस्ट करती थी। इसका मतलब ये है कि ये वर्ण व्यवस्था इंडिया में इस्लाम के आने से पहले ही डेवलप हो चुकी थी। तो कॉमन सेंस है, आप जानते हैं कि ये जो आपका लेटर वैदिक पीरियड था जिसमें स्मृतियां लिखी गई, वैदिक टेक्स्ट के जो एक्सप्लेन करने के लिए जो बाद में स्मृतियां लिखी गई थी, उसी टाइम पर आप मानते हैं कि वही सोर्स है भारत में वर्ण व्यवस्था का। हालांकि वर्ण व्यवस्था के रूट्स तो आपको ऋग्वेद में भी दिखाई देंगे, लेकिन इतना ज्यादा विभाजन, जो जातिगत विभाजन हुआ है, वो मनुस्मृति या उसके बाद के काल का देखने को आपको मिलता है। ठीक है, और क्या बताता है अल बरूनी? कहता है कि नालंदा, विक्रमशिला, वाराणसी, कश्मीर, ये सब प्रमुख केंद्र थे किसके? एजुकेशन के। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये सब प्रमुख केंद्र किसके थे? शिक्षा के। देखेंगे, आप ध्यान से समझेंगे कि नालंदा, विक्रमशिला इत्यादि जगहों पर बौद्धिज्म के एजुकेशन को लेके बहुत बड़ा सेंटर था ये। और बाद में आप यही पढ़ेंगे कि अभी जो मोहम्मद गोरी के साथ इन्वेडर आएंगे, वो नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट करेंगे। इसलिए नष्ट करेंगे, जला दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। और ये सब इसलिए होगा कि जब तक आप एक रिलीजन को भूलेंगे नहीं, तब तक दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करेंगे। यानी कि इस्लाम को यदि अडॉप्ट करना है तो बौद्धिज्म को भूल जाइए, बौद्धिज्म क्या है, या और दूसरे जो रिलीजन चल रहे हैं उनको भूलिए और इस्लाम को अडॉप्ट करिए। इस मानसिकता से विश्वविद्यालयों को तोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम यदि थोड़ा सा देखें तो वह मतलब जो अल बरूनी है, वो रामनवमी को, शिवरात्रि को प्रमुख त्योहार बताता है कि रामनवमी और शिवरात्रि ये प्रमुख त्योहार हैं। और जो मंदिर है वही धर्म का केंद्र है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस टाइम पीरियड पर ये बुक लिखी जा रही है किताबुल हिंद, उस टाइम पर मंदिरों में इतना पावरफुल है, मंदिर इतने पावरफुल है कि सारा वेल्थ वहीं पर कंसंट्रेटेड है, ऐसा लगता है। धर्म का बड़ा प्रधानता है उसमें, आप समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हिंदू राजाओं की संख्या अधिक प्रभावी थी उस टाइम पर जब ये किताब लिखी जाती है। ठीक है, तो ये तो बात आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। कुछ एक सवाल ये भी पूछता है कि महमूद गजनी के टाइम पीरियड पर कौन कौन से रूलर इसके कंटेम्पररी रूलर थे। जैसे कि लोकेशन देकर के पूछता है कि महमूद गजनी के टाइम पर कश्मीर का शासक कौन था? तो संग्राम राज लोहार वंश की स्थापना जिसने परमार भोज ने करी थी, इसका रूलर था संग्राम राज। और साथ में बंगाल का जो रूलर था वो महिपाल था, महिपाल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बंगाल और कश्मीर याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपने महमूद गजनी को पूरा समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि महमूद गजनी पर आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सब हमने आपको बता दिया। खास करके मिशन से सवाल पूछे जाएंगे कि किस ईयर में कौन सा मिशन रहा। अल बरूनी और किताबुल हिंद से सवाल पूछा जाएगा, उत्बी से सवाल पूछा जाएगा, यामिनी डायनेस्टी पूछी जाएगी, कहां से आया था वो पूछा जाएगा, कब मरा वो पूछा जाएगा, सोमनाथ मंदिर का अटैक पूछा जाएगा। और मिला जुला करके इतनी बातें आपसे पूछी जाती हैं। कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट अभी हमें कुछ खास दिखाई नहीं देता है, वो हमें दिखाई देगा जब दिल्ली सल्तनत की बात शुरू होगी, या फर्स्ट टाइम जब मोहम्मद गोरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा और भारत में मस्जिद बनाना शुरू करेगा। तो हम लोग कल्चर पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर अलग लेक्चर पढ़ेंगे, इसीलिए आपको वहां पर थोड़ा भी परेशान नहीं होना है कि सर भारत में मस्जिद कब बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं। तो वो मैं एक सेपरेट लेक्चर में प्रॉपरली मैप लगा के आपके लिए डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से मस्जिद कैसे बनने शुरू हुए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि मोहम्मद गोरी आ रहा है। यहां से साथियों धैर्य रखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि अब यहां से इस्लाम भारत में इस्टेब्लिश होने लगेगा। अभी तक इस्लाम भारत में आ रहा था और लूट करके धन संपदा ले जा रहा था, बट अब क्या होगा? अब इस्लाम यहाँ पर इस्टेब्लिश होगा और इसी के बाद प्रॉपर इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश हो जाएगा इंडिया में। तो समझते हैं ये सब कौन कर रहा है? मोहम्मद गोरी। तो सबसे पहले तो इस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि गोरी का क्या मतलब है। देखिए, घोर या गोरी, यहाँ पर थोड़ा हम इसको स्पेलिंग में करेक्शन कर दें। घोर या घोरी वो कहे जा रहे हैं जो घोर रीजन से आए हैं, घोर प्रदेश से आए हैं। ठीक है, और घोर प्रदेश क्या है? मध्य एशिया का एक प्रांत था
जो लौह इस्पात तथा घोड़े के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि हॉर्स के लिए और आयरन स्टील के लिए काफी ज्यादा फेमस था। कौन? अच्छा, जहां पर ये दोनों होगा, जरा ध्यान से समझिएगा कि घोड़े भी होंगे और आयरन इस्पात का काम भी होगा, तो वहां से सैनिकों को ट्रेंड करना और मिशन पर भेजना आसान हो जाएगा, क्योंकि घोड़े सैनिकों पर सैनिक घोड़ों पर क्या लेकर के मूव करेंगे? हाथ में तलवार होगी, ढाल होगी, और ये दोनों किससे बनेगा? ये दोनों बनेगा लोहे और स्टील से ना। तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। और फिर कहा जा रहा है कि यहाँ यानी कि घोर प्रदेश में इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से पहले बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायी लोग रहते थे, और इसी क्षेत्र में एक वंश का उद्भव हुआ जिसे गोरी वंश कहा गया, और इसी गोरी वंश का शासक कौन था? मोहम्मद गोरी था। लेक्चर देखने के बाद ना आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको तमाम वो प्रश्न जो बचपन से परेशान करते रहे कि मोहम्मद गोरी आया, महमूद गजनी आया, तो ये कहाँ से आए, क्यों आए, कब आए, कैसे आए, क्या किए, ये बातें क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं कि नहीं, आप कमेंट करके हमको जरूर बताया करिए। यदि आपको लगता है कि किसी टाइप की इंप्रूवमेंट की नीड है आपको, तो आप जरूर मुझे बताइए, हम उसे इंप्रूवमेंट को जरूर करेंगे आपके लिए। ठीक है, आगे बात क्या हम समझते हैं। कहा जा रहा है कि जो गजनी था, गजनी के ही कंट्रोल में था शुरुआत में गोरी, यानी कि जो गोरी रीजन था, गोरी डायनेस्टी थी, वो गजनी के अधीन में थी। लेकिन अलाउद्दीन जो आया, अलाउद्दीन जो गोरों घुरिड एम्पायर से आया हुआ था, घुरिड ट्राइब से आया हुआ था, उसने गजनी को जला दिया। कितना जलाया आप देखेंगे, समझेंगे थोड़ा। अलाउद्दीन ये कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, खिलजी तो बहुत बाद में आएगा। ये अलाउद्दीन घुरिड ट्राइब है, घुरिड रूलर है। कह रहा है कि इसने घोर प्रदेश को 7 दिन तक जलाया, माफ करिएगा, घोर प्रदेश को इसने 7 दिन तक जलाया, और इसके बाद अलाउद्दीन कहाँ का शासक बन गया? घोर का। जलाने के बाद इसने ये बन गया यहाँ का रूलर, और रूलर बनने के बाद क्या करेगा? देखिए ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट और समझिएगा। इसमें थोड़ा सा आपको एक कनेक्शन स्टेब्लिश करना पड़ेगा, वो ये स्टेब्लिश करना पड़ेगा, हाँ स्टेब्लिश ये करना पड़ेगा कि अलाउद्दीन आया और इसने घोर प्रदेश को 7 दिन तक जलाया, और इसके बाद अलाउद्दीन के बाद कौन शासक बना घोर का? गयासुद्दीन। तो अलाउद्दीन के बाद गयासुद्दीन कहाँ का शासक बना? घोर का शासक बना। और इसके बाद देखिएगा जो घोर का शासक बन रहा है, यहीं से आप देखेंगे कि 1173 में शिहाबुद्दीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया तथा गजनी का शासक बन गया। शिहाबुद्दीन कौन था? शिहाबुद्दीन जो था यही मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था, इसी का नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी था, और इसने गजनी पर अधिकार प्राप्त कर लिया कब? 1173 में। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि घोर शुरू में गजनी के अंडर में थे, और अब गजनी पर ही कंट्रोल कौन प्राप्त कर लिया? मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसका नाम क्या था? शिहाबुद्दीन। कई बार ये भी पूछा गया। ईयर क्या थी? 1173। अब जब 1173 में एक व्यक्ति यंग माइंडसेट से शासन में आएगा, तो अब उसे साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और सबसे पहला ध्यान उसका कहाँ जाएगा? गुजरात की तरफ जाएगा, कि चलो इंडिया की तरफ, और वहां से लूटते हैं और लेकर के आते सामान, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ना। यदि महमूद गजनी बार बार इंडिया गया और लूट करके ले आया, तो मोहम्मद गोरी भी जाएगा और लूट करके ले आएगा, ऐसी उसकी मानसिकता थी, और गुजरात में वो आकर के अटैक करना शुरू करेगा। यानी भारत में आप देखेंगे, अभी मैं आपको मिशन दिखा रहा हूं, तो ये मोहम्मद गोरी सबसे पहले आक्रमण तराइन में नहीं करता है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, तराइन से पहले भारत में उसने कई आक्रमण किए थे, कुछ सफल रहे, कुछ असफल रहे, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, यदि हम बात करें आपसे, तो गयासुद्दीन की बात हमने बताई कि गयासुद्दीन का ही सक्सेसर कौन था? ये मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी है ना। प्रॉपरली जो इसको पावर मिली, हमने आपको बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1173 में शिहाबुद्दीन ने अधिकार तो गजनी पर कर ही लिया था, लेकिन गजनी को टेक ओवर किया था ना। पूरे घोर प्रोविंस पर इसका जो पावर स्टेब्लिश होगा वो तभी होगा जब इसका जो प्रेडेटर है उसकी डेथ होगी, यानी कि गयासुद्दीन की जब डेथ होगी, तो गयासुद्दीन की जब मृत्यु हो रही है, तो इसके बाद ये घोर का प्रॉपर क्या बनता है? शासक बनता है। यानी कि अब ये रूलर बन गया पूरे एरिया का, जिसमें घोर भी शामिल है और गजनी भी शामिल है। ठीक है, राइट। किस ईयर में? 1203 में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शासक बनने से पहले इसने मिशन नहीं चलाए हैं, मिशन तो चलाए ही हैं ना। देखिए, मोहम्मद गोरी बिकेम द रूलर ऑफ घोर रीजन इन 1203 आफ्टर द डेथ ऑफ गयासुद्दीन एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ मोइजुद्दीन
मुइजुद्दीन का टाइटल अडॉप्ट किया और पूरा नाम क्या हो गया, मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, इसके साथ हमने इसका नाम आपको बताया कि क्या नाम था, शिहाबुद्दीन। अब डायनेस्टी पूछता है, जैसे आपको याद होगा महमूद गजनी की जो डायनेस्टी थी वो यामिनी थी, और इसकी जो डायनेस्टी होगी, वंश होगा, वो संसबनी वंश होगा। कौन सा वंश होगा, संसबनी। ठीक है ना, तो संसबनी वंश का ये रूलर था, इसको आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो मोहम्मद गोरी भारत पर अटैक करता है, उसका क्या उद्देश्य क्या था, क्या कारण था कि वो क्यों अटैक करता है। तो सबसे देखिए, सबसे पहला कारण तो उसमें छिपा हुआ है कि धन की लालसा, यानी कि जो वेल्थ का चाहत है वो तो रहेगा ही रहेगा, और इसके साथ ही साथ भारत में मुस्लिम आक्रमण को स्थापित करना, यह उसके अटैक के उद्देश्यों में से सबसे प्रमुख था या सबसे ऊपर था आप कह सकते हैं। और उसके साथ ही साथ इस्लामिक इन्वेजन जब भी होगा तो धर्म विस्तार यानी कि रिलीजन का एक्सपेंशन उसमें हिडन रहता है। बिना धर्म विस्तार के अटैक की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं अभियान। तो देखिए इसका जो अभियान है, मैंने आपको बताया कि इसका अभियान तीनों जगहों से इंटर कर रहा है, यानी खैबर पास से भी इंटर कर रहा है, गोमल और बोलन से भी। तो आपको खैबर, गोमल और बोलन, ये हमने शुरू में ही बताया है कि इन जगहों से इसका एंट्रेंस हो रहा है भारत के अंदर। ठीक है, और जब ये अटैक कर रहा है तो उसमें जो उत्तर पश्चिम एरिया है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, वहां पर 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे। राइट, याद रखेंगे आप। और उन 3 राज्यों का नाम क्या था, एक का नाम लाहौर था, एक का नाम मुल्तान था, और एक का नाम सिंध था। ठीक है, और यहाँ पर शासकों का नाम भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। राइट, खुसरो शाह, करमार्थी और सुमरा, ये शासक हैं, और ये 3 इंडिपेंडेंट मुस्लिम राज्य हैं। ठीक है, अटैक हो रहा है। सबसे पहले किस दर्रे से आ रहा है, गोमल दर्रे से। सबसे पहले गोमल दर्रे से आक्रमण कर रहा है, और 1175 में मुल्तान व सिंध के निचले हिस्से को जीत लेता है। मुल्तान व सिंध के निचले हिस्से को सबसे पहले उधर ही से शुरू करता है। मैप हमने आपको शुरू में दिखाया था। इसके बाद जो इसके बाद आक्रमण होता है वो 1179 में होता है पंजाब में। राइट, और यहाँ पर सियालकोट को 1885 तथा लाहौर को 1886 में जीत लेता है। मतलब अटैक करता है और इसके बाद क्रमिक रूप से जीतता है, यानी कि इधर तो अभी जीतता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि जो गुजरात में अटैक करता है 1178 के आसपास, वहां पर इसकी हार होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी जितने भी अटैक कर रहा है हिंदुस्तान में, उस सभी में जीत ही जाता है, ऐसा नहीं है। शुरू में वो हारा, वहां से जान बचा करके भागनी पड़ी थी वह मुश्किल, लेकिन उसके बाद के अटैक में आपको ये भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जिस प्रकार से आपने अभी तक समझा, यदि उस पर आधारित एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आए तो किस प्रकार का हो सकता है, देखिए। जैसे कहा जा रहा है कि तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण था, स्टेटमेंट समझना है। तो पहला आक्रमण नहीं था ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला आक्रमण तो बहुत पहले से 1175 से शुरू हो जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और मोहम्मद गोरी ने भारत में सभी आक्रमण में विजय प्राप्त की, ऐसा भी नहीं है। हमने आपसे कहा कि सभी आक्रमण में विजय नहीं प्राप्त करी थी इसने, गुजरात में ऑलरेडी ये हार चुका था। यानी कि यहाँ पर हम करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ना तो एक और ना ही दो, कोई सही नहीं दिखाई दे रहा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जो डिमांड करते हैं कि आप सब कुछ जाने, सब कुछ याद रखें। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि सबसे पहले तराइन का प्रथम युद्ध क्या था। तराइन का प्रथम युद्ध को समझने से पहले आप पहले तराइन की लोकेशन को समझें। तराइन कहाँ पर, पंजाब के भटिंडा के पास में। ठीक है, लोकेशन थी उधर ही से। जब आप आएंगे ना अमृतसर की तरफ से तो भटिंडा पड़ेगा, और भटिंडा के पास ही तराइन का बैटल था। मतलब तराइन से आगे बढ़ते तबर हिंद पर कंट्रोल होता, मतलब आप दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना। तो दिल्ली और अजमेर में उस समय कौन रूल कर रहा होगा, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध होगा। और क्या चाहिए होगा, तबर हिंद का किला चाहिए होगा। तबर हिंद के किले पर कंट्रोल करना चाहेगा मोहम्मद गोरी, और यहीं पर विवाद होगा। इस युद्ध में इसका जो ईयर है यहाँ पर वो हाँ ठीक है, ईयर ठीक है, युद्ध का ईयर बिल्कुल ठीक है, 1191। युद्ध का कारण बताया जा रहा है कि क्यों युद्ध हो रहा है। तो तबर हिंद के किले पर अधिकार प्राप्त करना चाह रहा था मोहम्मद गोरी 1188 में, और इसी के कारण 1191 में युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरीके से हरा दिया इसको, और ये जमीन पर गिरा हुआ पड़ा था। एक सैनिक लाहौर की तरफ लेकर के इसको भागा, और इस प्रकार से इसकी जान बची। और फिर एक ही वर्ष के अंदर लौट करके दोबारा अटैक करता है, और उस दोबारा अटैक के अंदर आप देखेंगे कि क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है, देखें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि जो तराइन का पहला युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान का
सेनापति कौन था? तो खांडेराव सेनापति था। कौन था? खांडेराव। ये क्वेश्चन पूछाता है, ठीक है। गोरी को बुरी तरह घायल कर दिया और अंततः गोरी पराजित हुआ था पहले में, लेकिन हमने कहा कि एक ही वर्ष के बाद दूसरी बार यह युद्ध शुरू होता है, जिसे हम तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं 1192। और यही वो मोड़ है जहां से हिंदुस्तान में इस्लामिक शासन की स्थापना होती हुई आपको नजर आएगी। इस युद्ध में जीतेगा और इसी युद्ध के साथ भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित होगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक अपना पहला जो राजधानी बनाएगा वो किसको बनाएगा? इंद्रप्रस्थ को बनाएगा। पहला राजधानी जो बनाएगा वो इंद्रप्रस्थ को बनाएगा और इसकी पहली राजधानी ये दिल्ली के पास होगा, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। और अजमेर वाले क्षेत्र पर अपना कंट्रोल करेगा और यहीं से आप पढ़ेंगे कि मस्जिद बनने शुरू हो जाएंगे भारत में, ठीक है ना। जब आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे कि किस प्रकार से भारत में मस्जिद बनने शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 1194 में कुव्वतुल इस्लाम क्या बनेगा? दिल्ली की पहली मस्जिद। और इसके बाद बनेगा 2.5 दिन का झोपड़ा, कहां पर? अजमेर, जो आज के डेट में जो राजस्थान वाला रीजन है वहां पर, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा भी क्या होगा? मस्जिद होगा, ठीक है। 1194 में एक और युद्ध लड़ा जाएगा, चंदावर का युद्ध, जो मोहम्मद गोरी वर्सेस जयचंद के बीच लड़ा जाएगा। इसमें भी मोहम्मद गोरी की जीत होगी। 1197 में गुजरात को जीतेगा, जिसकी राजधानी अहिलवाड़ होगी, क्योंकि गुजरात बहुत दिनों से मन में था जीतने के, हारा हुआ था, तो 1197 में कांकर करेगा। अब रह जाएगा बंगाल, क्योंकि किसी भी शासक को क्या चाहिए? गुजरात चाहिए और बंगाल दोनों चाहिए, तभी वो बैठ करके ट्रेड और रूल दोनों करेगा। 1202 में कलिंजर मिशन होगा। 1204 में बिहार और बंगाल जीत लेगा, ठीक है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार और बंगाल जीतने के साथ ही साथ इसने बख्तियार खिलजी को इसने भेजा था नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करने के लिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो मोहम्मद गोरी के आदेशों पर आप कह सकते हैं कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया। उद्देश्य क्या था? हमने बताया आपको कि बौद्ध धर्म को डिक्लाइन करना था, जिससे कि लोग इस्लाम की तरफ प्रेरित हो सकें, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1205 ईस्वी में अंध खुद का युद्ध होगा और इस युद्ध में गोरी ख्वारिज्म के शासक से हार जाएगा। 1205 में कहां के शासक से? ख्वारिज्म के शासक से। अब उसको लगेगा कि हमसे भी पावरफुल लोग हैं। और पंजाब वाले क्षेत्र में जब 1206 में यह खोखरों के विरुद्ध अपना अभियान चला रहा होगा, तभी इसको चोट लगेगी और चोट के कारण इसकी मृत्यु होगी। लेकिन इसी बीच में जब इसकी ध्यान देंगे, मृत्यु कहां पर होगी? 15 मार्च को होगी 1206 में। और लोकेशन क्या होगी? दमयक। और किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। इसी बीच में आप नोटिस करेंगे, इसी बीच में, कि इल्तुतमिश जो होगा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होगा, वो बड़ी ही वीरता के साथ खोखरों को हराएगा, खोखरों को। और उसकी वीरता से प्रभावित होकर के मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश देगा कि इसको दासता से मुक्त कर दो। यानी कि जो इल्तुतमिश है, जो कि गुलामों का गुलाम कहा जाएगा, उसको दासता से मुक्ति शासन में आने से पहले ही मिल जाएगी, क्योंकि उसने अपनी वीरता का परिचय दिया था। तो इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया था। याद रखिएगा, किसके कहने पर? गोरी के कहने पर ऐबक ने इसको दासता से मुक्त कर दिया था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछाता है कि गोरी के दरबार में कौन रहते थे? तो फखरुद्दीन राजी और नाजामी ओरोजी ये रहते थे। इनका नाम याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मोहम्मद गोरी से एक फैक्ट और पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में देवी लक्ष्मी और नंदी की आकृति के सिक्के चलवाए गए? तो आंसर होगा ये मोहम्मद गोरी के टाइम पर। और देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखवाया गया, ये आप याद रखिएगा। भारत में इक्ता प्रणाली का फाउंडर, देखिए वेल स्टैब्लिश तो इक्ता होती है इल्तुतमिश के टाइम में, लेकिन नींव डालने की भी हम बात करते हैं। जैसे हु स्टैब्लिश द इक्ता तो वो तो इल्तुतमिश होगा, लेकिन हु स्टार्टेड द इक्ता तो मोहम्मद गोरी को हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और पूछी जाती है कि मोहम्मद गोरी के शव को कहां पर दफनाया गया? तो गजनी में दफनाया गया था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कह रहा है कि भारत में इस्लामिक शासन मुख्यतः 13वीं शताब्दी में आरंभ होता है। तो 1206 के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से शुरू करेगा इस्लामिक शासन को। यानी कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पहला तो ठीक लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि महमूद गजनी के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म की स्थापना करना तथा मोहम्मद गोरी का प्रथम मुख्य उद्देश्य भारत को लूटना था। तो कॉमन सेंस है कि मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था वो भारत को लूटना नहीं था। मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था इस्लाम को स्थापित करना और महमूद गजनी का उद्देश्य था लूटना। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट नंबर 2 में इंटरचेंज कर दिया गया है। तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो यहाँ पर
केवल पहला वाला सही होगा, ओनली वन, और बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएंगे। ठीक है ना। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे कुतुबुद्दीन की तरफ, कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ। मतलब अभी मोहम्मद गोरी के जिंदा रहते हुए उसने जो जीता था, 1296 में अजमेर जीता था, 1197 में बदायूं जीता था, 1202 में आप देख सकते हैं बुंदेलखंड जीता था। और बख्तियार खिलजी की बात करें तो ये 1197 में बिहार और 1205 में बंगाल। ठीक है, जब वो मर गया मोहम्मद गोरी, तो उसके नाम पर कुतुबुद्दीन ने शासन करना शुरू किया। कहां से? लाहौर से 1206 में। और फिर 1210 में जब वो मर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसी की राजधानी को, लाहौर को राजधानी हटा करके दिल्ली लाया जाएगा। और दिल्ली लाने का काम कौन करेगा? इल्तुतमिश। और इस प्रकार से 1210 में प्रॉपरली दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनेगी और इल्तुतमिश रियल फाउंडर बनेगा दिल्ली सल्तनत का। और अगला लेक्चर आपका जो है वो दिल्ली सल्तनत का है। पढ़िए और एंजॉय करिए। उम्मीद करता हूं कि क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो आप जरूर कमेंट करके बोलें, आपके लिए वो और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। जीएस फोरम को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।